नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समृद्धिस क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं जो कि कक्षा 10 से रिलेटेड है। ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हम बात करेंगे सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। यानी जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आज हम चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद अगला वीडियो हम केमिकल इक्वेशंस पे बनाएंगे और कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक टॉपिक चर्चा करेंगे, केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और इनके साथ जो विभिन्न तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब चीज़ों को हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया हिंदी वर्ड है और केमिकल रिएक्शंस इसका इंग्लिश वर्ड है। तो समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आखिर हम किसको बोलते हैं और ये क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, समझिएगा ध्यान से, कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने के पश्चात एक नए तरह के पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, एक नए तरह के पदार्थ का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, यहाँ दो बात की जा रही है और दो से अधिक, दो से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र पदार्थ खुद में रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसे रिएक्ट करने के लिए उसके साथ कोई एक और पदार्थ की ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग के कारण से एक नए तरह के पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनका गुणधर्म जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उनका जो गुणधर्म होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। आप समझे नहीं? आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है बोर्ड पे कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने के पश्चात में एक नए तरह के पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसका गुणधर्म फॉर्मेशंस के बाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ के गुणधर्म से अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शंस के पश्चात में एक नए तरह के पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? वाटर, यानी H2O, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन्स है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि दो पदार्थ हैं। इन दोनों पदार्थ के बीच में जब रिएक्शंस हो रहा है तो एक नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। उसका नाम क्या है? वह जल है। तो इसका गुणधर्म कैसे अलग होता है इसको समझते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम आग नहीं लगा सकते। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आग को लगाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जल की, तो इनका जो गुणधर्म है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले भाग ले रहे हैं ये पदार्थ, उसका रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म क्या है कि ये आग को लगाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसके बिना हम आग को नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल का किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले इन दोनों पदार्थ का गुणधर्म क्या था कि ये आग को लगाने के लिए उत्तरदायी होते थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हुआ, एक नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ वाटर का, तो ये जो वाटर है क्या हो गया? इन दोनों के गुणधर्म से बिल्कुल ही अलग हो गया। जैसे
देखिए हाइड्रोजन्स को हम ऐसे इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, H2 है, और ऑक्सीजन्स है O2। यानी कि जब ये हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके रिएक्शंस के पश्चात में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये जो वाटर है इनका गुणधर्म क्या है, ये आग को बुझाने का काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों का काम क्या है, ये आग को जलाने का काम कर रहा है। ठीक, अब हम इसको देखिए, ये रिएक्शंस क्या है, ये अनबैलेंस है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल इसी को समझाएंगे। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन की भी 2 अणु है, लेकिन यहाँ देखिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की ओर, यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 अणु है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 1 अणु है, लेकिन यहाँ हमारा ऑक्सीजन का 2 अणु है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन 2 से जब गुना कर दिए हम तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का जो संख्या था 2 से 4 हो गया। तो अब हम इस साइड भी इसको बैलेंस करेंगे। कैसे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे। यानी कि अब हम देखते हैं यहाँ भी 4 हाइड्रोजन्स हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन्स हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन्स हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन्स हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है। तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उसके संयोग के पश्चात में एक नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो गुणधर्म होता है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के गुणधर्म से अलग होता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि अगर यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया होने से उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जिसमें हमने 4 पॉइंट्स लिख रखा है कि क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसके पश्चात में क्या उसमें परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि अवस्था में परिवर्तन, कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिएक्ट करके जल का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम देखें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन्स अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ओर, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है तो इनका जो स्टेट है, जो इनकी अवस्था है, ये क्या है, ये गैसियस अवस्था में है। ये हाइड्रोजन भी गैसियस अवस्था में है और ये ऑक्सीजन भी गैसियस अवस्था में है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का गुणधर्म जो है वे गैसियस है। ठीक, यानी कि स्टेट जो है ये गैसियस में है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये वाटर है। तब ये जो गैसियस फॉर्म्स है, अब जब नए पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये गैस ना होकर क्या हो गए, ये हमारा लिक्विड में बदल गए। ये क्या हो गए, ये लिक्विड में बदल गए। तो इसका मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होने के पश्चात में उसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। आगे हम चर्चा करें कि रंग में परिवर्तन। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के पश्चात जो उनका रंग होता है वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो गैसियस अवस्था में है, उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है नया पदार्थ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ओर देखेंगे तो जो उनका कलर होता है, वे अगर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने कलर को चेंज कर देते हैं। ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में। देखिए तापमान में भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होगा उस समय जो रिएक्ट कर रहे होंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसके जो टेम्परेचर्स होगा उन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि जितनी टेम्परेचर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की साइड होंगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के तौर पे होगा, उसके जो नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है, उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है और
रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भी गैसों का भी उत्सर्जन होता है। हम आगे जब केमिकल इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम बेहतर तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होने के पश्चात में उनमें क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आप 4 पॉइंट्स जो हैं इसको याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, क्या हमारे दैनिक जीवन में कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो उनका जो है 4 एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम अपने दैनिक जीवन में उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है लोहे पर जंग लगना, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है कि आप हर जगह देख सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे है, जैसे एक आयरन्स है, तो जब ये आयरन्स या लोहा जो होते हैं वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, ये संक्षारित हो जाते हैं। अर्थात कि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में आते हैं तो ये अपने ऊपर क्या करते हैं, एक चादर का फॉर्मेशंस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के अनेक परत बना लेते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि जब वो क्या थे, वो स्वतंत्र अवस्था में जब होते हैं, यानी कि खुले मैदान में होते हैं या कहीं बाहर रखे हुए, तब जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वे संक्षारित हो जाते हैं, अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है कि कैसे लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, तो उनमें भी केमिकल रिएक्शंस है कि उसका भी एग्जाम्पल्स ये आप देख सकते हैं। श्वसन जो हम अंदर लेते हैं, श्वसन कहते हैं, श्वसन लेते हैं, श्वसन को बाहर छोड़ते भी हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा, ये चौथा पॉइंट है, ये भोजन का पचना, यानी कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो जाता है उसमें भी क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि हम बात कर रहे थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो हमने कहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में डिफाइन करेंगे या कैसे उसको फाइंड करेंगे कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। तो हमने जैसे एग्जाम्पल उसका यह डिफिनेशंस दिया कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेते हैं तो उनके पश्चात में कोई नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। तो इसको रिएक्टेंट को कैसे समझेंगे, तो यहाँ हमने लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जो नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल या उत्पाद बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ यही एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन्स हैं और ये ऑक्सीजन्स है, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे। आपस में रिएक्ट करने के पश्चात में ये वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, H2O का फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक इक्वेशंस है। अब इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कौन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, ये हमारा हाइड्रोजन्स भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन्स भाग ले रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये हमारा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहलाएंगे, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसके पश्चात में क्या कर रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसे हम उत्पाद बोलते हैं और इसे हम हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप समझें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जो हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और एक और हमने बात किया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगले वीडियो में हम आप बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, यानी कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, आपको ये चीज़ें हैं जो समझनी होंगी और ये डिफिनेशंस हैं आपको याद रखनी है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम्पल्स और इसके एग्जाम्पल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है और पढ़ के आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है अपने लैंग्वेज के तौर पे कि कैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में लिखेंगे। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते जाइए, चाहे किसी के चैनल से भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो। सबसे मेन जो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका पढ़ना कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखना है पेन पेपर में। तो आई होप अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।